नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, जिसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसके कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आपको कराए थे, आइए शायद 5 तक कराए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ें एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या कह रहा है। एक कॉर्ड यानी एक क्या है, कॉर्ड यानी धागा, रस्सी, इस तरीके से इज यूज्ड माने यूज की जाती है टू लोअर वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर, लोअर माने नीचे करने के लिए। ए ब्लॉक ऑफ मास एम, ठीक है, एक ब्लॉक है, एक गुटका है जिसका मास कितना है, एम है, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस उसे नीचे करते हो, इस तरीके से मान लो, ठीक है जी। तो ये गुटका है, इसका मास कितना है, m। तो एक बार देख के बताओ, ये गुटका जो है धागे से बंधा है ना, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये गुटका जिसका मास m है एक धागे से बंधा है, तो इसका वेट जो है वो कैसे होगा, नीचे की ओर होगा, क्लियर है। और जो रस्सी है, जो कॉर्ड है, उसमें जो तनाव है, टेंशन, खिंचाव, वो टी ऊपर की ओर होगा, ठीक है जी। और आपसे कहा आगे देखो, इसे लोअर किया जाता है, नीचे लाया जाता है, कितनी डिस्टेंस लिखा है, ए डिस्टेंस डी, ठीक है, इसे डी डिस्टेंस नीचे लाया जाता है। तो पहले तो ये सीध में था, अब मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, मास m है अब भी, और वेट mg नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, टेंशन t है, और ये कितनी डिस्टेंस नीचे आया, बीच से नापने, तो कितनी डिस्टेंस नीचे आया, d। बात समझ में आ रही है। आगे देखो क्या कहा, ए कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ g/4, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन दिया है ना a, वो कितना दिया है, g/4, ठीक है, नीचे की तरफ है तो प्लस ही रहेगा, मैंने बताया था, ऊपर की तरफ हो तो माइनस हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ चल रही है बॉडी तो प्लस रहेगा। a बराबर g/4। तो आपसे कहा वर्क डन बताओ बाय द कॉर्ड, ठीक है, ऑन द ब्लॉक पर इस कॉर्ड के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। आप देख के बताओ, पहले तो नीचे की ओर है वेट, है ना, एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ आप जानते हो, F इज m में होता है, तो लगाओ F इज m में, ठीक है। और F जो है आप देख के बताओ, ऊपर की ओर T है, नीचे की ओर mg है, और हम नीचे की ओर चल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, mg माइनस टी। भाई दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक प्लस एक माइनस, ये प्लस लिया तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस, और बराबर m a क्या है, g/4, ठीक है जी। तो देखो t बराबर क्या आएगा, है ना, t इधर गया, और ये mg ऐसे रहा, और ये mg/4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो t बराबर देखो क्या आएगा, 3mg/4, t बराबर क्या है, 3mg/4। लेकिन आपको वर्क निकालना है, तो वर्क वर्क बराबर क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं, फोर्स इंटू, यदि उसमें देखें डॉट प्रोडक्ट में तो इस तरीके से होगा, ठीक है, W बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FD cos थीटा, ठीक है। भाई जैसे A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, तो F डॉट D क्या हो जाएगा, FD cos थीटा। वर्क डन में होता है ये ना। तो देखो F की वैल्यू, F यानी ये जो है टेंशन, ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी है, 3mg/4, और D और cos थीटा, थीटा मतलब देख के बताओ, F के और D के बीच, तो जो टेंशन है वो तो ऊपर की ओर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, टेंशन वाला फोर्स ऊपर की तरफ, है ना, एक ऊपर एक नीचे, 180 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो देखो cos 180 का मान -1 होता है, तो माइनस का 3/4 mg, ठीक है, माइनस का 3/4 mg। समझ में आया। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो ये समझाने में मुझे टाइम लगा है,
लेकिन जब समझ के रहेंगे आप तो फिर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन हो जाएगा, -3/4 mg, और हाँ d छूट गया mg और साथ में क्या है d, ठीक है। तो -3/4 mgd कर लोगे इसे, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका लिख लेना बाद में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, इसे स्क्रीन पे आ गया होगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, इन विच केस, इनमें से किस केस में डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, डिक्रीज माने घटेगी। बताओ जी किस केस में घटेगी? पहला केस क्या है? ऑन कंप्रेस ए स्प्रिंग, और दूसरा है जो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन, ऑन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग को दबाने में, एक स्प्रिंग को खींचने में, ठीक है। तो देखो भैया एक बात सुनो, जब स्प्रिंग को आप दबाते हैं, ठीक है, या स्प्रिंग को खींचते हैं, देखो एक बात सुनो, स्प्रिंग को आपने दबाया तो फिर रेस्टोरिंग फोर्स, देखो आपके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है, चलो मैं यही बता देता हूँ। देखो स्प्रिंग है इस तरीके से, और इसे आप दबा रहे हो, तो दबाओगे तो आपको तो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, लेकिन जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। पढ़ा रखा है मैंने, ज़्यादा विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यानयन बल इस तरफ होगा, तो आपको वर्क करना पड़ रहा है इस रेस्टोरिंग फोर्स के अपोज में जाके, इधर फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फोर्स लग के वर्क होगा, ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और देखो खींचोगे, कोई स्प्रिंग है, इसे खींचोगे तो आप जो फोर्स लगा रहे हो बाहर की ओर है, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर होगा, तो आप अब भी फोर्स जो है ना रेस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है आप रेस्टोरिंग फोर्स का अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जब रेस्टोरिंग फोर्स का अपोज कर रहे हैं तो वर्क करोगे, भाई किसी चीज़ का अपोज करने के लिए वर्क करना पड़ता है, वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन पहले जो दोनों है ए और बी पार्ट, उनमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और सी ऑप्शन में कहा आपसे, ऑन मूविंग ए बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो यहाँ तो स्पष्ट हो गया, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी बॉडी को चलाना है किसके विरुद्ध? ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध। तो देखो मैंने बताया, तो किसी फोर्स के विरुद्ध काम करोगे, ठीक है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। भाई किसी का अपोज में जाने के लिए वर्क तो करना पड़ेगा ना, फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क। जैसे मान लो कोई फोर्स हमारे अपोज में है, तो हमें इधर जाना है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क कराना पड़ेगा। और वर्क कराना है, देखो सी पार्ट में कह रहा है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके? गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में। इससे सिद्ध होता है क्या? इससे ये बात सिद्ध हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में जा रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा वो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑन राइजिंग एन एयर बबल इन वाटर, ठीक है। देखो वाटर की सतह में अंदर, है ना, एक एयर बबल यानी बुलबुला वायु का उत्पन्न हुआ, तो ऊपर की तरफ चलता है ना, ऊपर से अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। अपथ्रस्ट यानी क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं, जो ऊपर के वाटर के द्वारा नीचे की तरफ लगता है। तो उत्प्लावन बल तो नीचे की तरफ है, और ये जो बुलबुला है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो हम थोड़ी ना चला रहे हैं बुलबुले को, बुलबुला तो खुद ही चल रहा है। तो इसका मतलब है ये सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है कार्य, ठीक है। समझ में आया? जब सिस्टम पर कार्य करोगे तो फिर एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि हम कार्य करते हैं तो स्प्रिंग को खींचना, दबाना, किसी बॉडी को चलाना, तीनों पार्ट में हम कार्य कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जो डी पार्ट है उसमें सिस्टम खुद काम कर रहा है, यानी बुलबुला खुद चल रहा है, तो हम नहीं कर रहे वर्क। तो जब वो वर्क कर रहा है तो उसकी तो एनर्जी खर्च होगी, इंटरनल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी स्टोर थी खर्च होगी तो घट जाएगी। तो डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये समझने का क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देखो ऐसे याद रखना कि हाँ, है ना, ऑब्जेक्टिव के आंसर को, एमसीक्यू के आंसर को या मतलब देख करके रटना वो तो आसान है, लेकिन चीज़ों को कॉन्सेप्ट भी तो समझना जरूरी है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यदि मैंने आपको समझा दिया ना, तो फिर उससे रिलेटेड चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए, फिर आप कर दोगे यदि कॉन्सेप्ट समझ गए तो, ठीक है। और भाई रटा हुआ तो देखो जरूरी नहीं है कि उन्हीं में से आ जाए,
तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, टू स्प्रिंग्स हैव देयर फोर्सेस कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2। ठीक है, स्प्रिंग बल नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, K1 और K2 हैं दो स्प्रिंग के। दीज आर एक्सटेंडेड द सेम डिस्टेंस, दोनों स्प्रिंग को एक्सटेंड किया जाता है, विस्तार कराया जाता है x डिस्टेंस तक। तो इफ़ देयर इलास्टिक एनर्जीज आर U1 एंड U2। ठीक है, तो पूछ रहा है U1 और U2 का रेशो क्या होगा। ठीक है जी, तो आसान है, एक फॉर्मूला जानते हो, U बराबर हाफ KX²। तो U1 बराबर हाफ K1 X² हो जाएगा। X1 नहीं होगा क्योंकि कहा दोनों ही स्थितियों में डिस्टेंस सेम है। U2 बराबर हाफ K2 X2 नहीं होगा, दोनों डिस्टेंस सेम है। देखो रेशो कह रहा है U1 और U2 का, तो आप खुद समझदार हो, बताओ क्या आएगा। हाफ K2 X², तो X² से X² कटा, हाफ से हाफ कटा और K से K कटा, 1/2 बचा है। समझ गए ना, क्या आ जाएगा K1/K2। ठीक है, K से K मत काट देना कभी, 1/2 लिख दो। क्या जाएगा K1/K2। देखो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है जी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कर लोगे, चलो इसके बाद देखो, ये तो आसानी था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ले लेना, अब तो मिट गया है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है वो, पढ़ो क्या कह रहा है। ए फोर्स दे रखा है, ये वेक्टर f है क्या, f दे रखा है, चलो, और 10 + 0.50 x, और आगे कहा एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन प्लस एक्स, वो इन x डायरेक्शन है ना। फोर्स लग रहा है जो एक पार्टिकल पर जो x डायरेक्शन में चल रहा है। f क्या है, न्यूटन में है, x मीटर में है। फाइंड द वर्क डन, आपको निकालना है वर्क डन। ठीक है, और कहाँ तक, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 टू x = 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x = 0 से लेकर x = 2 तक। तो एक फॉर्मूला आप जानते हो है ना, वेक्टर ये f × dx ऐसे है ना। ठीक है, dx और x की लिमिट ले जाएगी, और x 0 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है। ठीक है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। वर्क डन का फॉर्मूला d आ रहा है तो इंटीग्रल कर दिया, कंप्लीट निकालना है तो। देखो x = 0 to 2, f की वैल्यू है 10 + 0.50 x और इंटू dx। इंटीग्रल करवाओ तो w बराबर देखो 10 का 1 है तो x हो जाएगा, और ये 0.50 और इंटू ये हो जाएगा x²/2 और इंटू ये dx तो ख़त्म। ठीक है, लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। तो आपको पता है क्या करना है, x की जगह पहले 2 रखना है। 2 रखोगे तो 10 × 2 20 प्लस ये, इसे 1/2 लिख लूँ, 1/2 ये वाला, और इसकी जगह रख रहे हैं 2। 0 रखोगे ख़त्म हो जाएगा भाई, ये सारा कट गया है ना। तो ये बचेगा w बराबर 20 + 1, तो 21 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 9th का आंसर क्या आएगा, 21 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 10, इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, देखो क्या करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। वॉट, ये तो क्वेश्चन आसान से ही है। वॉट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड शुड बी गिवन टू द बॉब। मैंने बताया था सिंपल पेंडुलम में जो पिंड बंधा रहता है ना, बॉडी बंधी रहती है, उसे बॉब कहते हैं। तो पूछ रहा है मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी किसी बॉब की, जो सिंपल पेंडुलम का है, जिसकी लेंथ l है, सो दैट इट डिस्क्राइब्स ए कंप्लीट सर्कल, यानी मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड। ठीक है, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड का मतलब समझ रहे हो, ये वाली ऐसे है ना, ये मान लो पेंडुलम है,
तो इस तरीके से ये जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड है इस पॉइंट पर ये कितनी होगी। तो देखो ऐसा तो एक डेरिवेशन करा भी रखा है वर्टिकल सर्किल का, है ना भाई। यहाँ पेंडुलम है, वहाँ पे क्या है, सेंटर से एक बंधा है डोरी के द्वारा एक पार्टिकल, तो बात तो एक ही है, डोरी यहाँ भी है वहाँ भी है। तो उस वर्टिकल जो सर्किल वाली मोशन का डेरिवेशन है उसमें लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती थी, आपको याद होगा, √5gr। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, √5gr हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा r की जगह यहाँ l डिस्टेंस क्या रखी है, तो यहाँ l हो जाएगा √5gl। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो थोड़े से और बच रहे हैं, कल के लेक्चर में ये कंप्लीट करा देंगे। इसमें आपको कोई डाउट वगैरह हो तो बता देना, बाकी है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।